हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं यहां पर बात करने वाली हूं संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में। तो ये जो क्लास है हमारी वो इंडियन पॉलिटी की क्लास है, यानी भारतीय संविधान से रिलेटेड क्लास है। और आज यहाँ पर संवैधानिक पदाधिकारी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। जो लोग भी पेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे या बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर इंडियन पॉलिटी के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा भी सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आइए चलते हैं। संवैधानिक पदाधिकारी टॉपिक का नाम है और यहाँ पर पदाधिकारी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? आंसर होगा महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की किस समिति से जुड़ा हुआ है? आंसर है लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई? संघ लोक सेवा आयोग तथा चुनाव आयोग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? आंसर हो जाएगा संघ और राज्य सरकार दोनों की। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राज्यपाल वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं ऑफलाइन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा वित्त मंत्री और चौथा है लोकसभा। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या फिर 6 वर्ष का? सही आंसर होगा 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है, जो भी पहले हो है। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? पहला ऑप्शन है लोक लेखा समिति, दूसरा ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, तीसरा है वित्त मंत्रालय और चौथा है लोक उपक्रम समिति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोक लेखा समिति। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसको। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति की बैठक में भाग लेता है और समिति की सहायता करता है। संविधान में अनुच्छेद 148 के तहत भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव या फिर प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट सचिव होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? योजना समिति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा सा इसको हम डिटेल में जान लेते हैं।
6 अगस्त 1952 को गठित राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करती है। इसके अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही यह सरकारी योजना बन जाती है और उसका प्रकाशन कर दिया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद, विधि मंत्री या फिर राष्ट्रपति? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। आइए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय, कोई भी उच्च न्यायालय, कोई भी सेशन कोर्ट या फिर भारत का कोई भी विधि न्यायालय? सही है भारत का कोई भी विधि न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसको। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संविधान के अनुच्छेद 76(3) के तहत यह उल्लिखित है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का यहाँ पर अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, दूसरा ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, तीसरा है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त और चौथा है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। सही आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का प्रावधान है और अनुच्छेद 88 के तहत मंत्रियों के साथ साथ महान्यायवादी को भी संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का तथा उसे संबोधित करने का यहाँ पर अधिकार प्रदान किया गया है, किंतु उसे संसद में मतदान देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या फिर चुनाव आयोग? ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा योजना आयोग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। योजना आयोग का गठन संवैधानिक उपबंधों द्वारा नहीं किया गया, बल्कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा आर्थिक नियोजन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक संविधानेतर संस्था के रूप में 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर यह आयोग एक सशक्त परामर्शदात्री निकाय है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाने की घोषणा की है और इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का योजना आयोग है एक संवैधानिक निकाय, एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय, एक संवैधानिक निकाय या एक असंवैधानिक निकाय? आंसर हो जाएगा ये असंवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950, 1951, 52 या फिर 49? आंसर हो जाएगा 1950। अभी आपने पिछले नोट्स में यहाँ पर देखा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधानेतर और असंवैधानिक है? वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग? अभी आपने इसको भी यहाँ पर नोट्स में देखा था, तो ये आंसर हो जाएगा योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या फिर 6 वर्ष? आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो कार्यकाल है, संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक यहाँ पर होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है?
तटस्थता और निष्पक्षता, अस्थायी राजनीतिक कार्यकारी संबंध, पक्षपात या फिर दिए गए विकल्पों में से सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है तटस्थता एवं निष्पक्षता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं। तो तटस्थता एवं निष्पक्षता भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है, और जबकि अन्य विकल्प सिविल सेवाओं की विशेषता यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है कैसे? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा। आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि कैसे ये होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश दिए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद दोषी पाए जाने के बाद हटाने के लिए संस्तुत किया गया हो। अगला क्वेश्चन है, अधिकारी वर्ग करता है, क्या करता है? केवल प्रशासनिक कार्य करता है, केवल न्यायिक कार्य करता है, केवल विधायी कार्य करता है, या प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अधिकारी से तात्पर्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों से है, अर्थात स्थायी कार्यपालिका से है। इसका प्रमुख कार्य राजनीतिक कार्यपालिका के दायित्वों का निष्पादन करना है। वर्तमान में बढ़ती जटिलताओं के कारण इसे अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायी कार्य भी सौंपे गए हैं। इस प्रकार यह वर्ग प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायी कार्य करता है। तो ये था हमारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? संविधान में संशोधन करके, कार्यपालक आदेश द्वारा, संविधान की धारा 312 के अंतर्गत विकल्प पारित करके, या फिर कानून द्वारा। आंसर हो जाएगा संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प को पारित करके। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। तो किसी भी अखिल भारतीय सेवा का प्रारंभ राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है, और संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 सदस्यों के संकल्प से यह घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवा का यहाँ पर सृजन आवश्यक है, तो सांसद विधि द्वारा और राज्य विधि द्वारा संघ और राज्य के लिए सम्मिलित एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का यहाँ पर सृजन करने के लिए उपबंध कर सकती है, ऐसा वो कर सकती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कर्मियों को बर्खास्त कर सकता है, निर्वाचन कर सकता है, चयन कर सकता है, या नियुक्ति कर सकता है? आंसर हो जाएगा चयन कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, विदेश सेवा, या वन सेवा? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय विदेश सेवा जो है वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है। आपका यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा अखिल भारतीय सेवाएं हैं, लेकिन इन तीनों सेवाओं का गठन अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 के तहत किया गया, जबकि भारतीय विदेशी सेवा का उल्लेख अखिल भारतीय सेवा के रूप में यहाँ पर वर्गीकृत नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, गोरवाला रिपोर्ट, अशोक मेहता समिति, द एपलेबे रिपोर्ट? आंसर हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान है? प्रशासनिक, पुलिस और विदेश सेवा, प्रशासनिक, पुलिस और राजस्व सेवा, अखिल भारतीय केंद्र एवं राज्य सेवा, प्रशासनिक, पुलिस और रेल सेवाएं?
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर सही आंसर नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर नोट्स को हम पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं में प्रशासनिक, पुलिस और भारतीय वन सेवाएं 3 श्रेणियों का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो ये था हमारा संवैधानिक पदाधिकारियों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।